कल क्लास में कौन नहीं था? ओके, शैरन वाज नॉट देयर। कोई और था जो क्लास में नहीं था? आप? सर देवांश नहीं था। देवांश कल नहीं था क्लास में? सर बिल्कुल था सर, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, देवांश तो था, मुझे भी याद पड़ रहा है। जी पढ़ाए थे सर आपने। हाँ शायद, नहीं ठीक है, सब लोग हैं, ठीक है, ओके। चलो लेट्स टुडे स्टार्ट विद, अच्छा हाँ, एक तो छोटा सा फंक्शन रह जाता है जो मॉड रिलेटेड है, सबसे पहले वो कर लेते हैं। लिखो सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, signum. It is represented like this, signum x. It is actually a derivative of mod. It is mod x upon x. इसकी ना तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, and 0 for x equal to 0. This is a predefined value. Predefined क्यों बोल रहे? क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। 0/0 बनेगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, इस वजह से इट इज अ प्रीडिफाइंड वैल्यू। अच्छा, इफ यू वांट टू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, the graph of this function will be like this. For anything that is greater than 0, it is equal to 1. For anything that is less than 0, it is equal to -1. And for anything equal to 0, it is equal to 0. Okay. The domain of the function is all real numbers because greater than 0, less than 0, and equal to 0 all are covered. Range of this function is only three numbers, -1, 0, and +1, as already explained. नोट कर लीजिए सारा। Palak is not here. Done? Yes sir. Okay. सर आज ही खत्म हो जाएगा ना? कोशिश कर रहा हूं बेटा, जल्दबाजी मत करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, या तो e to the power x where e is your 2.71 the Napier's constant, ये नेचुरल लॉग का बेस होता है, एंड मोस्टली बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में e to the power x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना जाता है। Another alternative is a to the power x where a is something positive, because for a real number exponent you cannot have a negative base, because वो फिर वो कई जगह पर undefined होगा, so it cannot be considered.
डिस्क्रीट वैल्यूज पे डिफाइंड होता है, बट रियल वैल्यूज पे डिफाइंड होना मुश्किल होता है हर जगह पे. सो हियर a हैज टू बी ग्रेटर देन 0. अब अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोनेंशियल कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू because the base is positive. So even if x is negative, let's say हम 2 to the power x लेते हैं और 2 to the power -1 या -2 या 2 to the power 2 कुछ भी बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे वैल्यूज जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है. बस ये होंगी, ये वैल्यूज लेस देन 1 होंगी और ये ग्रेटर देन 1 होगी. So keeping that in mind, if we draw the graph of this function, it goes somewhat like this. 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा. For negative values it will be between 0 and 1, and for positive values it will be greater than 1. So this is the general graph of e to the power x. Okay, now if we talk of the domain of this function, the domain is all real numbers. Range of this function is only 0 to infinity, but 0 is also not included. It is positive real number range, and this x-axis acts as its asymptote. Asymptote मतलब tangent at infinity, मतलब ये infinity पे इस लाइन को टच करेगा, कहने का मतलब है कभी नहीं करेगा. नोट करो. सर ये ग्राफ के बगल में क्या लिखा आपने ब्रैकेट में? क्या बोल रहे हो बेटा? ये ग्राफ के बगल में ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? ग्राफ के बगल में ब्रैकेट में e to asymptote, asymptote. सर ये क्या होता है? नीचे लिखा है ना tangent at infinity, मतलब ऐसा एक tangent जिसको ये कभी टच ही नहीं करेगा और क्रॉस नहीं कर सकता. सर मतलब वो अपने ही पाथ में रहेगा? मतलब क्या? सर मतलब वो अपने पाथ में ही रहेगा? हाँ, मतलब वो उसको कभी टच नहीं कर पाएगा. Neither it touches nor it crosses. ठीक है जी. ओके, अगर हम अगर हम बात करते हैं इसकी कि a टू द पावर x का ग्राफ कैसे होगा, तो a टू द पावर x के ग्राफ में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि a इज ग्रेटर देन, देखो एक चीज बेसिक याद रखिएगा. सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x. प्लीज रिमेंबर ऑल रियल वेरिएबल फंक्शनल ग्राफ्स आर फ्री हैंड कर्व्स. तो अगर मैं इसी को बोल दूं यही a टू द पावर x है, यही 2 टू द पावर x है, यही 10 टू द पावर x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा. बट इफ आई एम ड्रॉइंग कंपैरेटिव ग्राफ्स इन द सेंस कि इसी ग्राफ शीट पे मैं दूसरा यानी a टू द पावर x ड्रॉ करूंगा, तो मेरे को फिर उसको इसके कंपैरिजन में शो करना पड़ेगा कि वो कैसा बनेगा. So suppose I consider a is greater than e, so the graph will look somewhat like this. अगर a greater than e हुआ तो ये ऐसा ग्राफ होगा 0,1 से. This is for any a greater than e, and it will be like ऐसा for any a less than e. ठीक है. And there is a special case, ऐसा ग्राफ, उल्टा ग्राफ,
this is for any a less than 1 but greater than 0. वो तो ध्यान ही रखिएगा कि greater than 0 तो होना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर less than 1 हुआ तो पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगा. जैसे हाफ टू द पावर x बनाएंगे तो एक्चुअली ये 2 टू द पावर -x होगा. तो जिसमें जितना इसमें x नेगेटिव होगा उतना इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो ये रिवर्स फिनोमिनन शो करना शुरू कर देगा. दिस विल बी अ डिसेंडिंग ग्राफ और अ डिक्रीजिंग ग्राफ and the others all were increasing graphs. नोट करो, रेंज इनका सबका सेम ही रहेगा, डोमेन सबका सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेंज अभी भी 0 टू इंफिनिटी है, डोमेन अभी भी रियल नंबर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है. बट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ्स विल चेंज. नोट कर लिया बेटा? यस सर. 1 मिनट सर. यस सर. डन सर. डन. ओके. यहाँ पे ना आपको मैं log एज एन algebraic क्वांटिटी की वो भी बता देता हूँ. I'll not go into the details because फिर बहुत ज्यादा टाइम खाएगा. देखो log basically it is a method of scaling. Scaling मतलब मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ. जैसे हम बेस 10 पे बात कर रहे हैं और हमको 1000 एक नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू निकालनी है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 1010 का कौन सा एक्सपोनेंट है. तो ये 10 का क्यूब है, तो दैट मीन्स इसका लॉग हो जाएगा 3. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज. कि अगर हमको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किसी एक बेस नंबर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. So suppose it is written log 81 to the base 3, so we will say it is equal to 4. Obviously यहाँ पर आप देखो कि 81 लिखना और 4 लिखना which is simpler. Obviously we will say 4 लिखना simpler है. क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो 81 ही लिख देते तो क्या बड़ी बात थी, तो 729 लिखते तो क्या होता. अगर ये 10 बार लिखना पड़े या ये
रिप्रेजेंट करना पड़े कहीं पर, और 729 की जगह आपको 81 3 243 and 243 729, then you can just represent it by the number 6. So obviously this would be easier. The second biggest advantage of log is that one is that you are scaling numbers. The other thing is because they are exponents, so product of two numbers actually converts to addition, which obviously helps, and division of two numbers actually converts to subtraction. तो ये आपकी मेजर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बन जाती है लॉग की, because simply speaking we are converting numbers into exponents. तो exponents की प्रॉपर्टीज यहाँ पर काम करने लगती है. ठीक है, तो ये हो गई दो प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इसी में मोस्ट ऑब्वियस है कि एक्सपोनेंट विल बिकम अ कोफिशिएंट, n log m हो जाएगा. क्योंकि अगर हम यहीं से देखें तो अगर हम m का स्क्वायर करते तो log m प्लस log m होता तो 2 log m हो जाता. तो वही लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा. सर ये वाला तो हम डिफरेंशिएबिलिटी में ही यूज करते हैं. सब जगह यूज होता है बेटा. log b बेस a है तो we can write it as log b upon log a, which we can also write as log a upon log b, which we can also write as 1 upon log a to the base b. ज्यादा टेढ़ा बेड़ा लिख दिया मैंने. Which can also be written as 1 upon log a to the base b. ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग. बेस चेंजिंग मतलब देखो पहले बेस हमारा वहां पर a था, फिर बेस हट गया, डिफॉल्ट हो गया. ध्यान रखिएगा अगर बेस नहीं लिखा है तो द डिफॉल्ट बेस इज E for calculus and 10 for algebra. मैंने अभी E की बात नहीं करी है क्योंकि अभी मैं कैलकुलस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं algebraic क्वांटिटी की बात कर रहा हूं. नोट करिए फोर्थ प्रॉपर्टी. फिर यही आ जाएगा आपका फिफ्थ और सिक्स. 3 प्रॉपर्टी और रहती है बस. फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी जो फोर्थ से ही बना है, log b base a equal to c, then b is equal to a to the power c. Please keep this in mind. अरे क्या बदतमीजी कर रहा है भाई. b is equal to a to the power c. ठीक है. Sixth property is a to the power log b base a is just b. ये बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है. और सेवेंथ प्रॉपर्टी अगर a to the power log b base c हो तो it can be interchanged to b to the power log a base c. These two numbers are interchangeable. मैं ये लास्ट की दो प्रॉपर्टीज भी आपको प्रूव भी कर देता हूं, पहले आप नोट कर लो. ये प्रॉपर्टीज याद रखिए, लॉग की बहुत काम आती है. इसका जो आगे का फंक्शनल नेचर की बात करेंगे वो भी इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको ये आता है कि नहीं, इसी वजह से यहाँ से बताना पड़ता है.
Done? Yes, sir. Okay, now let's see log as a function. तो सबसे पहले हम इसके डोमेन को डिस्कस करते हैं. देखो एक बात बेसिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि log इज रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो log में इनपुट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो दैट मीन्स for minus infinity to 0, log is not defined. This is the first thing. For 0, log is tending to minus infinity. From 0 to 1, log is a negative value. At 1, log is 0. And for 1 to infinity, log is a positive value. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है वो देख लेते हैं. देखो अगर मैं आपसे कहता हूं log 2/3, तो इट विल बी log 2 minus log 3. ऑब्वियसली बात है इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव होगा. और यहां पर ठीक उल्टा होगा. जैसे हम कहते हैं log of 3/2, so it will be log 3 minus log 2, so it will be positive. ठीक है. और log 1 0 होने का बेसिक रीजन क्या है? अगर हम कहते हैं 2 to the power 0 is equal to 1, तो we can also say that log 1 is equal to 0. तो because it is reverse of exponential. ये नोट करिए. representation of log function is like this. दो तरह से represent करते हैं. या तो log x to the base any a, कुछ भी हो सकता है. बस यहां पर क्या होगा, a greater than 0 होगा, a cannot be equal to 1, and x obviously is greater than 0. And another way of representing is ln x. Ln x is basically log x base e. The mathematician who came up with the idea of log was Napier, and Napier नहीं है constant, this is Napier's constant. और इसको Euler's constant भी बोलते हैं कभी कभी. E को E is 2.71. वैल्यू का ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं हमारे लिए कैलकुलस में. E बेस पे ही काम चलता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. This the actual way of reading it is log natural, that is the Latin form, but we read it as natural log. इसीलिए ln लिखते हैं, nl नहीं लिखते, ln लिखते हैं.
डन सर। हो गया? यस सर। ओके, अब देखो लॉग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स लेते और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो इसका ग्राफ ठीक ऐसा दिखेगा। ठीक है, 1 पे इसका वैल्यू 0 होगा, 0 से 1 के बीच में इट विल बी नेगेटिव एंड 1 के बाद इट इज पॉजिटिव। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is 0 to infinity and range of this function is minus infinity to infinity. ध्यान रखिएगा log के अंदर input cannot be negative but output can be negative depending on whether it is less than 1 or greater than 1. नोट करो। अच्छा, कल हमने मॉड पढ़ा था तो आई विल जस्ट फ्रेम अ क्वेश्चन। सपोज कुछ ऐसा दे दें आपको, और आपको इसका डोमेन पूछ लिया इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे? Whenever you have anything inside log, you will say mod of x square minus 3 mod x plus 2 must be greater than 0. ठीक है, तो mod x को थोड़ी देर के लिए हम t मान लेंगे, तो this becomes t square minus 3t plus 2 is greater than 0. So we can write it as t minus 1 into t minus 2 is greater than 0. अगर इसका नंबर लाइन बनाएंगे 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, तो वी गेट t is either less than 1 union t is greater than 2. अब t हमारा mod x है, तो we will say mod x is either less than 1 or greater than 2. तो इसका सोल्यूशन होगा x belongs to -1 to 1 और इसका सोल्यूशन होगा x belongs to -infinity to -2 union 2 to infinity. दोनों का यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे -infinity to -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to infinity. ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं लॉग में, मॉड में, डोमेन एंड ऑल।
सर डन। हो गया? Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, सपोज कुछ ऐसा आ जाए, log base 3, log base 1/2, log base 2, log base 1/3x greater than 0। हमें इसमें सोल्यूशन फॉर सॉल्व फॉर x दिया है। ये तुम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। हमको यहाँ पर बेसिक इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी है, साथ में कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करना है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब कुछ, ये सारा कुछ इस लॉग के अंदर है। दैट मीन्स और कुछ भी हो वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात, log base half, log base 2, log base 1/3x has to be greater than 0 because it is inside any log. Now similarly, if we look at this part, so we say log base 2, log base 1/3x also has to be greater than 0 because it is inside this log. Similarly, log base 1/3x also has to be greater than 0 and x also has to be greater than 0. तो ये तो सारी कंडीशंस है जो पूरी करनी है हमको। इसके अलावा जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? We will use the property log b base a is equal to c, तो b is equal to a to the power c. That means first this 3 will go to the other side, so we're left with log base half, log base 2, log base 1/3x is greater than 3 to the power 0, that is 1. तो अब यहां पर देखो, ये हमको यही एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है और हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और यहां पर हम इसको ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो दिस कंडीशन इज टेकन केयर ऑफ, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। अच्छा, अब इस हाफ को हम उधर ले जाएंगे। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब log b base a equal to c से b is equal to a to the power c बनता है, तो LHS to RHS एक्चुअली log a जाता है, फिर log b equal to log of a to the power c होता है, तो b is equal to a to the power c होता है। Now the important thing is कि RHS में जो गया है वो log a है, a नहीं, और यहाँ पर ये a हमारा हाफ है, तो अगर RHS में जाएगा तो log हाफ जाएगा। log हाफ अगेन इज नेगेटिव बिकॉज 1 से छोटा नंबर है हाफ, तो दैट मीन्स ये जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू, बट ये इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर। log हाफ इज अ नेगेटिव नंबर, नॉट हाफ। तो इसका मतलब ये हाफ टू द पावर 1 हो जाएगा, अब लेस देन हाफ टू द पावर 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि नाउ द कंडीशन हैज चेंज्ड, ठीक है, और यहां पर एक और लेस देन वाली कंडीशन बन गई है। ठीक, इसके बाद हम इस 2 को ले जाएंगे। अब 2 को ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log 2 इज पॉजिटिव, तो ये 2 टू द पावर हाफ होगा, तो ये सिंपली √2 हो जाएगा। और जब 1/3 को ले जाएंगे तो फिर साइन रिवर्स होगा, सो इट विल बी 1/3 टू द पावर √2। तो एक तो वैल्यू इसमें ये आया, जस्ट अ सेकेंड, क्या है तमाशा, चल जा भाई। हाँ, तो एक तो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? log base 1/3 x is greater than 2 to the power 0, that is 1. That means x is less than 1/3, again because of the same condition.
और यहां पर इसको ले जाएंगे तो 1/3 टू द पावर 0 होगा, यानी 1, तो x लेस देन 1 आएगा। ये हो गई थर्ड कंडीशन। तो अब इन सारी कंडीशंस को 1, 2, 3, 4, इन 4 कंडीशंस को लेके हमको फाइनल आंसर निकालना है। तो मुझे बताओ 1/3 की अगर हम इनको एक नंबर लाइन में ड्रॉ करते, लेट्स ड्रॉ इट ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पीछे तो 0 आएगा, सबसे आगे आई थिंक 1 आएगा। अब मुझे ये बताओ 1/3 बड़ा है कि 1/3 टू द पावर √2 बड़ा है? 1/3 to the power √2। नहीं बेटा, 1/3 बड़ा होगा। द रीजन इज √2 इज ग्रेटर देन 1, तो 1/3 की पावर ग्रेटर देन 1 विल बी लेस देन 1/3। जैसे 1/3 का स्क्वायर करोगे तो वो 1/9 होगा, वो छोटा होगा। तो दैट मीन्स 1/3 टू द पावर √2, फिर 1/3 एंड फिर 1। दिस इज द हायरार्की। अब हमको बोला था 1/3 से छोटा, यहां बोला था 1 से छोटा, यहां बोला था 0 से बड़ा, एंड 1/3 √2 से बड़ा। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला रीजन आएगा। कौन सा? 1/3 टू द पावर √2 से लेकर 1/3 तक, बिकॉज इससे छोटा होना है और इससे बड़ा होना है, वो जो बाकी दो तो आउटर वैल्यूज है। योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 1/3 टू द पावर √2 टू 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। एक सेकंड, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। Sir, is it open interval or closed interval? नहीं, इट इज ऑल ओपन इंटरवल। अरे √3 क्यों लिख रहा हूँ बार बार? इट इज ऑल ओपन इंटरवल बेटा, बिकॉज लॉग ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू नहीं होता। मतलब दिया नहीं है क्वेश्चन में, और कहीं भी अगर लॉग में कोई भी बनाना है तो ग्रेटर देन 0 बनाएंगे, इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। नोट करिए इसको, आराम से देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए।
डन। यस सर। समझ आ रहा ना भाई? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हो गया जी, आगे चले। यस सर। यस सर। ओके, ये तो हो गया आपका लॉग का हिसाब किताब। कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने, बाकी आप लोग फंक्शंस की मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, वो करेंगे तो उसमें और टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, क्या बचा? हाँ, दो फंक्शन रह गया हमारे बस, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ दो ऑप्शन है। अगर हम सपोज एक इनपुट देते हैं 2.3, तो इसका आउटपुट होगा 2, और अगर हम 2 देते हैं तो उसका आउटपुट भी 2 होगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको वो इंटीजर चूज करना है जो लेस देन द गिवन नंबर है या इक्वल टू द गिवन नंबर है। इक्वल तभी होगा जब वो खुद इंटीजर होगा। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा, राउंडिंग ऑफ का सेंस नहीं है, इसका भी 2 ही आएगा। मतलब 3 के जितना भी पास चले जाओ, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका आंसर हैज टू बी लेस देन, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन। प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब अगर यही लॉजिक हम नेगेटिव में भी अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। और -3 होता तो भी -3 आता, -2 होता तब भी -2 आता। तो इंटीजर पे इंटीजर आएगा और नॉन इंटीजर पे उससे लेस देन वाला इंटीजर आएगा। ठीक है, तो हर दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच के लिए ध्यान रखिएगा। See, whenever you are between two integers, let's say you are in between 2 and 3, so whatever numbers are between 2 and 3, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर यही है। आपको इधर ही जाना है हमेशा, कभी भी राइट में नहीं देखना है। ठीक है, एक बेसिक बात ये ध्यान रखिए। ऑब्वियस सी बात है, जो इसका डोमेन होगा that will always be real numbers, कुछ भी हो, किसी भी डेसिमल रियल नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बना सकते हैं। और रेंज की बात करेंगे तो इट विल बी z, क्योंकि हमको ऑब्वियसली इंटीग्रल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक ऐसे स्टेप्स, 0 से 1 के बीच के नंबर्स के लिए इट विल बी 0, जैसे ही ये 1 होगा इट विल जंप टू 1, फिर 1 से 2 के पहले तक इट विल बी 1, फिर 2 पे इट विल जंप टू 2 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे बनता है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स में बनता है। नोट करो, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दूं।
हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेजरली इसकी जो प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? बोलो. It will be equal to -1 when x does not belong to integers and 0 when x belongs to integers. देखो, अगर आप 2.3 लेते हैं यहां पर और -2.3 यहां आ जाता, तो ऑब्वियस है कि 2.3 का 2 होगा और इसका -3 होगा, तो आंसर -1 आएगा. हमेशा -1 ऐसे ही आएगा. और अगर इंटीजर हुए तो क्योंकि वो खुद ही होंगे तो 2 और -2 आ जाते तो 0 आ जाता. तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी है. दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k when k itself belongs to integers. नोट कर लिया भाई? यस सर. Yes, sir. समझ आ रही ना ये सारी चीजें? यस सर. Yes, sir. ओके. Sir, can you move to the previous page for another minute? डन? Yes, sir. भरत डन? Sir, I did respond, yes. अच्छा, ओके. इसमें एक चीज आप लोग और सीख लो, इनइक्वालिटीज. मैं 4 इनइक्वालिटी लिख रहा हूं आपके सामने. ग्रेटर देन 2.3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 2.3. इन चारों में x के सॉल्यूशन सेट बताइए क्या होंगे. तो देखो, अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 से बड़ा चाहिए तो एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, which is only possible when x is greater than equal to 3, because x 2 point कुछ भी हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो इट नॉट बी ग्रेटर देन 3. जिस लॉजिकली समझा देना आपको कैसे करते हैं वो लिखा, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखाने से शायद उतना समझ में नहीं आएगा. इसका भी आंसर सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर लेस देन 2.3 बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? x belongs to Sir, less than 2. हाँ, x is less than 3 बेटा. हाँ, yes, sir. Oh. ठीक है, लेस देन 3. क्यों? क्योंकि 3 से कुछ भी छोटा हुआ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, which will be less than 2.3. ठीक है, एंड सेम फॉर दिस आल्सो, देयर इज नो डिफरेंस. अच्छा, अब सपोज हम ऐसा कुछ कर दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2. अब इनके सॉल्यूशन देख लो. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है तो इसका मतलब 2 टू इंफिनिटी चलेगा. ग्रेटर देन 2 बोला है तो 3 टू इंफिनिटी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 2 तो अगला इंटीजर 3 ही होगा.
लेस देन 2 इसका मतलब दे वांटेड टू बी x लेस देन 2 बिकॉज लेस देन 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 एंड हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2 चाहिए तो फिर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 2 बोला है तो लेस देन 3 तक जा सकते हैं क्योंकि 3 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। ये थोड़ा सा बेसिक लॉजिक याद रखिएगा, कोई दिक्कत आए तो वैल्यू रख के थोड़ा सा चेक कर लिया करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट फंक्शन। आई थिंक बाकी सारे हो चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने जो वैल्यू ड्रॉप करी है ना, देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने के लिए हम 2.3 से 2 पे गए तो हमने कितनी वैल्यू ड्रॉप करी है? तो ये जो 0.3 ड्रॉप करा है ना, यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज लाइक रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 लेंगे तो वो 0.3 होगा। मतलब जो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ने ड्रॉप किया है उसको संभालता है। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट आता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 क्या होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ले लेते हैं कि हम सपोज ये कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 लेट्स ऐसे वो एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। देखो हम ये कह सकते हैं कि 2.3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कन्वर्जन में काम आती है। अब यहीं पर अगर हम -2.3 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3 आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 आएगा। तो ये तो -3 है, उधर जाएगा तो ये 0.7 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 इज इक्वल टू 0.7। लॉजिक क्या है वो समझिए। अगर आपने -3 और -2 के बीच में एक नंबर है -2.3 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया तो वो -3 होगा। दैट मीन्स उसने कितना जंप किया है? 0.7 ही जंप किया है। तो लॉजिक सेम है, लॉजिक फर्क नहीं है। पर यहां से हमको एक चीज मिल जाती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू 1 होगी व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर और 0 होगी जब x इज एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि जब इंटीजर होगा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? वो तो 0 ही होगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? आराम से देखिए, Yes. कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं। आराम से आप रिकॉर्डिंग में बाद में दोबारा एक बार देखो, हो सकता है कोई बात अभी कम समझ में आए, बाद में एक बार उसको ध्यान से थोड़ा और फोकस करके देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगी।
Sir, done. हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसको ग्राफिकली देखेंगे तो क्या होगा? देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाएगी नहीं, ये 0 से 1 तक जाएगा, फिर 0 हो जाएगा इंटीजर पे, फिर 1 तक जाएगा, फिर 0 हो जाएगा अगले इंटीजर पे, फिर 0 से 1 तक जाएगा, फिर इंटीजर पे 0 हो जाएगा। सो इट इज लाइक दिस। नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही बनेगा। तो ये इसका जो डोमेन है दैट इज R, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बिकॉज इट्स ओनली डेसिमल वैल्यू, सो इट्स 0 to 1 and it is a periodic function. This is the first periodic function that you're looking at with period equal to 1 unit. Why 1 unit? Because जैसे हम कहते हैं 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.3, तो 3.3 का भी 0.3 है, 4.3 का भी 0.3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक यूनिट बढ़ाने पर द आउटपुट इज अगेन द सेम। ठीक है, Sir, may I note this down? हाँ नोट कर लिया। Yes, sir. Noted. अच्छा, एक छोटी सी चीज और लिखा दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो ब्रांच है ना, अगर इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये वाला है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये है x माइनस 2, ये x माइनस 3, ऐसे कर करके। यहां पर है x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे। ये सब चीजें काम आएंगी जो आपको बता रहा हूँ, नोट करते जाइए इनको ढंग से, समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ क्या काम आता है। कोई डेफिनेट इंटीग्रल में काम आएगा, कोई कहीं आएगा, कोई कहीं आएगा। समझ आया? Yes, sir. ओके, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और कुछ रह गया? सर जो रह गया अगली बार कर लेंगे। क्या? सर जो रह गया अगली बार कर लेंगे। कुछ सोच लें तो कुछ रह गया है तो आई डोंट थिंक कुछ रह गया। वैसे ठीक है, आज जितना आप लोगों ने कर लिया ना, ये मेजर पार्ट है जो कल किया है हमने। शैरन, यू वर नॉट इन क्लास यस्टरडे, आप मुझे अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना, या तो सृष्टि मैम को बोल देना आपको कल का वीडियो शेयर कर देंगी।
ओके सर। बिकॉज टुडेज वाज इन कंटिन्यूएशन, तो कल मैंने मॉड और वो सब के बारे में पढ़ाया था और फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन समझाई है, तो वो एक बार देख लीजिएगा एंड देन ऑब्वियसली वॉट एवर यू डन टुडे। आज और कल आप लोगों ने अभी ये जितना किया है ना, ये सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम क्लास 12 का फंक्शन स्टार्ट करेंगे और वहां पर भी ये काम आएंगे और आगे भी काम आने वाली चीजें, ये पूरे कैलकुलस में काम आने वाली चीजें, फंडामेंटल्स हैं आपके लिए। जस्ट गो थ्रू देम ओवर द वीक। 3-4 दिन में आराम से इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, देखिए। मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा फंक्शंस का, आप लोग एक बार वो ट्राई करिएगा, डोमेन, रेंज और ये सब निकालने के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. बाय। Bye. थैंक यू Thank you, sir.